परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नमन करते हुए, श्रद्धेय आचार्य जी को नमन करते हुए, भारत की पूरी ऋषि परंपरा को नमन करते हुए, भारत के सभी क्रांतिकारियों को, सभी शहीदों को, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, उस संकल्प को दोहराते हुए, प्राचीन समय में जैसा भारत विश्व गुरु था वैसा ही हमें दोबारा से विश्व गुरु भारत बनाना है और भारत के पुराने गौरव को वापस लाना है, पुराने वैभव को वापस लाना है। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि चाइना किस प्रकार से कोरोना वायरस को, चाइनीज वायरस को, वुहान वायरस को हथियार बनाकर, WHO को अपनी कठपुतली बनाकर पूरी दुनिया को लॉकडाउन करवाकर केवल अपनी फैक्ट्रियां चलाना चाहता है। चाइना के बारे में उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि किस प्रकार से 31 दिसंबर को वायरस की पहली रिपोर्ट आती है, WHO उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आने के बाद WHO इसका नाम चाइना के ऊपर, वुहान के ऊपर नहीं रखता। 11 फरवरी तक WHO केवल उसके नामकरण में व्यस्त रहता है, बीमारी से कैसे लड़ना है इसके बारे में कोई गंभीरता WHO की नहीं है। इसके उपरांत 31 दिसंबर की यदि डेट मांगी जाए तो 31 दिसंबर के बाद WHO इस चाइनीज वायरस को, इस वुहान वायरस को, इस कोरोना वायरस को, इस कोविड वायरस को महामारी घोषित करने में 12 मार्च का समय लेता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लगभग 78-72 दिन का समय महामारी घोषित करने में लेता है। आज पूरी दुनिया घुटनों पर है, पूरी दुनिया मर रही है और WHO के कारण, चाइना के कारण पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। चाइना खुला हुआ है, चाइना की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, चाइना का वुहान जो वायरस का केंद्र था, जहां से वायरस निकला, वो खुला हुआ है, वहां की फैक्ट्री चल रही है, वहां की ऑफिसेज की लाइट जल रही है, वहां पर रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, वहां पर लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं। और ये वायरस केवल वुहान में फैलकर, वुहान से ये दुनिया के 195 देशों में फैलता है, लेकिन ये चाइना के ही। आज हम चाइना की यदि बात करें तो चाइना भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। आबादी की बात करें तो भारत में लगभग 135 करोड़ की आबादी है, चाइना में लगभग 140 करोड़ की आबादी है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो चाइना भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ये वायरस, इस चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर, जैसे भारत के अंदर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे प्रांत हैं, ऐसे ही बड़े बड़े भारत के प्रांतों से भी बड़े या उसके बराबर के 34 प्रांत चाइना के अंदर है। ये वुहान वायरस, ये कोरोना वायरस चाइना से यूएसए पहुंचता है, जो चाइना से 15,000 किलोमीटर दूर है। ये वुहान वायरस, ये चाइनीज वायरस, ये कोरोना वायरस इटली पहुंचता है, यूके पहुंचता है, जो 8,000, 9,000, 10,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन यही वायरस वुहान से बीजिंग नहीं पहुंचता, वुहान से शंघाई नहीं पहुंचता, जो केवल 1100-1200 किलोमीटर दूर है। ये वायरस, पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी, आप में से कुछ भाई बहन यदि उस एपिसोड को नहीं देख पाए हों तो वो वैदिक चैनल के फेसबुक पेज पर जाकर या वैदिक चैनल के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर आप वो प्राप्त कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। उसमें हमने बातचीत की थी कि किस प्रकार से ये वायरस वुहान की वो लैब जो जमीन से 2,500 मीटर, 2.5 किलोमीटर नीचे है, अंडरग्राउंड है, उस लैब के अंदर ये वायरस तैयार किया गया। ये वायरस का जो रॉ मटेरियल है, इसका जो सोर्स है, वो पहले मिडल ईस्ट में एक बीमारी पाई गई, एक वायरस पाया गया, उसकी पहचान नहीं की गई, तो वो मिडल ईस्ट का वायरस पहले इजिप्ट पहुंचा, इजिप्ट से नीदरलैंड के माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास पहुंचा, वहां से ये कनाडा की जो सरकारी लैब है उसके अंदर पहुंचा, कनाडा की लैब से चाइना के एजेंट्स उसको ले उड़े और उनको लाकर उन्होंने वुहान की लैब में उसके ऊपर सिविल मिलिट्री प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और सिविल मिलिट्री प्रोजेक्ट चलते चलते एक रिसर्चर के हाथों से वो वायरस कहीं से लीक हो गया। लीक होने के बाद उस फीमेल रिसर्चर को वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उससे उसके बॉयफ्रेंड को इन्फेक्शन हो गया और उससे ये वायरस फैला। चाइना ने इसके ऊपर स्टोरी बनाई कि ये वायरस वुहान की मीट मार्केट से, मांस की मार्केट से फैला है। चाइना के अंदर एक कल्चर है। देखिए, चाइना एक ऐसा देश है जिसके हम अतीत की बात करें, इतिहास की बात करें तो यदि हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो चाइना को ब्रिटेन अफीम बेचा करता, टनों में अफीम बेचा करता था। उस अफीम को प्राप्त करके, उस अफीम को खाकर करोड़ों चाइनीज व्यक्ति दिन रात बेसुध पड़े रहते थे, होश में आते थे, दोबारा से अफीम को चाट लेते थे, अफीम के नशे में रहते थे। वहां के सम्राट ने एक बार कहा कि हम अंग्रेजों से अफीम नहीं खरीदेंगे, अफीम के ऊपर रोक लगा दी, तो अंग्रेजों ने चाइना के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसको इतिहास में अफीम युद्ध के नाम से पढ़ाया जाता है।
और उस आक्रमण के बदले में ब्रिटेन ने चाइना के ऊपर से हांगकांग के ऊपर कब्जा ले लिया कि हांगकांग हमें दे दो ताकि अब बाद में कभी युद्ध करने की नौबत ना आए, और हांगकांग जो लीज पे लिया हुआ था अभी पिछले दिनों उस हांगकांग को छोड़ा गया है। इसके बाद जापान ने उसके ऊपर आक्रमण किया, जापान उसको हराता रहा, उसको पीटता रहा। उसके बाद चाइना के अंदर इतनी हालत खराब रही कि वहां पर जो राजशाही रही, जो राजाओं के सम्राटों का राज रहा, वो चाइना को चूसते रहे। 1978 तक चाइना के अंदर पर कैपिटा इनकम अफ्रीका के देशों से भी कम रही है। अफ्रीका की पर कैपिटा की इनकम ज्यादा थी, चाइना की कम थी, ऐसी हालात रही। 1978 से पहले भारत और चाइना की पर कैपिटा की इनकम की बात करें तो भारत और चाइना की पर कैपिटा की इनकम में भारत के व्यक्तियों की पर कैपिटा इनकम जो $225 थी, चाइना के व्यक्तियों की केवल $160 थी। तो ये चाइना की स्थिति थी। चाइना के अंदर जब भयंकर अकाल पड़ते थे तो चाइना के अकाल में चाइना के लोग जब खाने के लिए घास फूस से लेकर पेड़ों की छाल भी नहीं बची तो उन्होंने जो उनके सामने जानवर आया, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर, मुर्गा, इनको छोड़कर गोरैया, कबूतर, कौवा और उसके बाद चलने वाले जानवरों में से जितने जानवर हो सकते हैं वो सारे जानवर, समुद्र में जितने जानवर पाए जाते हैं, जमीन पर जितने जानवर पाए जाते हैं, हवा में जितने जानवर उड़ते हैं, उन सबको वो खा जाते हैं। कच्चा मिले तो कच्चा खा जाते हैं, नहीं तो पक्का खा जाते हैं। ये ईटिंग हैबिट्स कहाँ से आई? जब एक बार चाइना में अकाल पड़ा तो उस अकाल में जब चाइना के लोगों के सामने खाने के लिए कुछ नहीं था तो भूखे मरते हुए लोगों ने जो सामने जानवर मिला उसको खाना शुरू किया, और वो हैबिट्स उनके ईटिंग, उनके जेनेटिक डीएनए के अंदर आ गई। और वो आज भी खाने की टेबल पर जब बैठते हैं तो ये कहा जाता है कि चाइना के अंदर खाने की टेबल पर बैठे हैं तो मेज और कुर्सी को छोड़कर जो भी चीज 4 पैरों की है, 4 से ज्यादा पैरों की है, उसको खा जाओ, उसके बारे में कोई वो विचार नहीं करते। ये झिंगुर जो उड़ते हैं, कॉकरोच जो होते हैं, सांप होते हैं, कुत्ते होते हैं, इन सबको भी वो खा जाते हैं। तो ऐसा देश, वहां पर जो मीट की, मांस की मार्केट होती है, उसमें चमगादड़ से लेकर सारे जानवरों का सूप बनाया जाता है, सारे जानवरों की दवाइयां बनाई जाती हैं, उनको वो खाते हैं। और उनके यहाँ ये मान्यता है यदि किसी जानवर को सामने काटा जाता है और तो उसका रक्त बहता है तो उससे और ज्यादा आनंद आता है उसमें, और वो एनर्जी फील करते हैं, ऐसी वहां की मान्यता है। तो चाइना ने ये फैलाया कि ये वायरस चमगादड़ से हमारी वुहान की मीट मार्केट से आया और यहां से ये वायरस अलग अलग जगह पर फैला। ये थ्योरी चाइना ने गढ़ी। हमने पिछले एपिसोड में इन सारी चीजों के ऊपर गंभीरतापूर्वक चर्चा की है। मिस्टर टुड्रोस के बारे में बात की है। मिस्टर टुड्रोस जो WHO का डायरेक्टर जनरल है, वो चाइना ने 2017 में उसकी अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट करने के बाद एक तरीके से वो चाइना का मोहरे के रूप में, चाइना की कठपुतली के रूप में काम करता है। वो जिस देश का रहने वाला था, उस देश में वो जिस संगठन से संबंधित था, उसका संगठन, उसकी पार्टी 1990 के दशक में USA की वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिस्टेड थी और उस ऑर्गेनाइजेशन का 3रे नंबर का वो पदाधिकारी था। इथोपिया जिस देश का WHO का जनरल डायरेक्टर जनरल है, उस इथोपिया को अफ्रीका में लिटिल चाइना कहा जाता है, मतलब कि चाइना का छोटा भाई। ये सारी चीजों की हमने चर्चा की। तो 31 दिसंबर को ये केस आता है। WHO वहां पर अपनी टीम भेजने में लगभग 1 महीने का समय लगाता है। WHO जब चिट्ठी लिखता है तो चाइना उसका 2 हफ्ते में उत्तर देता है। जो टीम भेजी जाती है वो डम्मी टीम भेजी जाती है जो चाइना की बनी बनाई रिपोर्ट के ऊपर केवल मोहर लगाने का काम करती है। और WHO 12 मार्च को इसको महामारी घोषित करता है। 12 मार्च को महामारी घोषित होने के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर रोक लगाई जाती है। तब तक 150 से अधिक देशों में तो सक्रिय मामले आ चुके होते हैं और 195 देशों में ये वायरस फैल चुका होता है। इटली में वायरस को फैलाया जाता है। चाइनीज महिलाएं इटली के चौराहे पर खड़े होकर हजारों व्यक्तियों के अंदर इंफेक्शन फैलाती हैं। साउथ कोरिया में एक पेशेंट 31, वो लगभग 5000 पेशेंट के अंदर ये कोरोना वायरस फैलाने के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार पाया गया। और WHO बार बार जब भी कोई बात आती है तो चाइना के ऊपर नियंत्रण करने की जगह, चाइना के ऊपर कंट्रोल करने की जगह, चाइना के अंदर पेशेंट 0 अर्थात वो पहला पेशेंट जिसके अंदर सबसे पहले ये वायरस पाया गया, उसको कोई खोज खबर नहीं करते और पूरी दुनिया के सामने ये डाटा साझा नहीं करते। इसके बीच में कुछ घटनाक्रम और होते हैं। ये वायरस नवंबर में चाइना में सबसे पहले आया। चाइना ने उस खबर को नवंबर में दबाया, दिसंबर में दबाया और दिसंबर में 31 दिसंबर को जब बताया तो वो फॉर्मेलिटी के लिए आधी अधूरी जानकारी WHO को दी। WHO ने और उससे आधी अधूरी जानकारी पूरी दुनिया को दी और आज नतीजा हमारे सामने है। लोग लाखों की संख्या में मर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं है,
लोग तड़फ रहे हैं, वेंटिलेटर के स्विच ऑफ करने पड़ते हैं, लोग पार्कों में पड़े हैं, लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, मोर्चरी में रखने के लिए डेड बॉडीज के लिए जगह नहीं है। ऐसी भयंकर स्थिति बनी हुई है। इन सारी स्थितियों के बीच में डब्ल्यूएचओ के बारे में और नए नए खुलासे हो रहे हैं। उन खुलासों में यह साफ साफ आ रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने जब इसको जनवरी के पहले हफ्ते में इसके संक्रमण को रोकने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर और इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर रोकथाम लगानी चाहिए थी, डब्ल्यूएचओ उसकी कोई रोकथाम नहीं लगाता। उल्टे क्या कहता है, फरवरी तक डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि ये वायरस आदमी से आदमी के बीच में नहीं फैलता। हर कदम पर डब्ल्यूएचओ मिसगाइड करने की कोशिश करता है, चाइना को सेफगार्ड करने की कोशिश करता है। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसी रिपोर्ट आ रही है, अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, ये सब रिपोर्ट दे रही हैं कि इस वायरस के नीचे चाइना की कोई गुप्त साजिश है, कोई षड्यंत्र है। और चाइना का षड्यंत्र इसलिए भी लगता है, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड इकोनॉमी अमेरिका है, जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसकी GDP $20 ट्रिलियन है। चाइना की GDP 12 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की GDP केवल $2 ट्रिलियन है। तो चाइना का एक सपना है कि मैं पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर बनूं। चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बहुत कुटिल व्यक्ति है। उसका एक सपना है, उसने एक शपथ ली है, उसने अपने चाइना के लोगों को कहा है कि तुम मुझे आजीवन राष्ट्रपति बनाओ, मैं 2049 से पहले चाइना को वर्ल्ड पावर बनाकर दिखाऊंगा। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि चाइना आज ग्लोबल फैक्ट्री बना हुआ है। पूरी दुनिया में जितना सामान बनता है, मैन्युफैक्चरिंग जितनी होती है, उसमें 25% केवल और केवल चाइना करने का काम करता है। इन सारी बातों के पीछे अभी और कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे पूरी दुनिया के अंदर चाइना का चेहरा स्पष्ट हो रहा है। चाइना ही ने ये साजिश इसलिए रची क्योंकि चाइना का एक सपना है कि मैं वर्ल्ड पावर बनूं। और चाइना के मिलिट्री लीडर, चाइना के स्ट्रेटेजी की प्लानिंग करने वाले एक्सपर्ट ये कहते हैं कि चाइना आमने सामने की लड़ाई में कभी भी यूएसए से जीत नहीं सकता, यूएसए पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। चाइना को यदि वर्ल्ड पावर बनना है तो यूएसए को डिफीट करना पड़ेगा, दुनिया की और जो मजबूत कंट्री है उनको डिफीट करना पड़ेगा। और इन सब के साथ चाइना अभी आने वाले 15-20 सालों तक युद्ध की स्थिति में विजयी नहीं हो सकता। तो चाइना ने एक मास्टर प्लान बनाया। उस मास्टर प्लान में चाइना ने योजना बनाई कि हम पूरी दुनिया के साथ छद्म युद्ध करेंगे, गुरिल्ला युद्ध करेंगे, पूरी दुनिया को घुटनों पर लाएंगे, उनके साथ ऐसा षड्यंत्रकारी युद्ध करेंगे कि पूरी दुनिया घुटनों पर आ जाए और उसके पास वर्ल्ड पावर हम रहें। आप देखेंगे जो चाइना 1978 से पहले जिसकी आमदनी अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम से कम थी, वो चाइना आज, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में यदि एक व्यक्ति पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए है तो चाइना के एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम 10 लाख रुपए है। मतलब भारत में एक आम आदमी की आमदनी से चाइना के एक व्यक्ति की आमदनी 5 गुना ज्यादा है। चाइना जिसमें 1978 से पहले कुछ विशेष बनता नहीं था, कोई क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती थी, कोई मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं बना हुआ था, आज पूरी दुनिया में चाइना, जितने मोबाइल फोन बनते हैं 7 मोबाइल फोन चाइना बनाने का काम करता है। जितना स्टील बनता है 50% अकेला चाइना बनाता है। जितनी सीमेंट बनती है 60% अकेला चाइना बनाता है। जितने सेब उत्पादन होते हैं, उन एप्पल्स का, उन सेब का उत्पादन करने में हर 10 में से 5 सेब चाइना बनाता है। हर 10 में से जो लोग जूते पहनते हैं 6 जूते चाइना बनाने का काम करता है। सीमेंट का प्रोडक्शन चाइना ज्यादा कर रहा है, स्टील का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, पूरी दुनिया में सोलर पैनल सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। किस तरीके से चाइना आक्रामक है और किस तरीके से काम कर रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए। यूएसए के अंदर यूएसए का झंडा सप्लाई करने का मतलब, अमेरिका आज की स्थिति में अपने खुद का, अमेरिका का झंडा जो उनकी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, वो उनको चाइना से खरीदना पड़ता है। अमेरिका ने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग, और अमेरिका के साथ साथ सारे लगभग यूरोपियन कंट्रीज ने और बहुत से ऐसे एशियन कंट्रीज, जैसे साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग है, जैसे जापानी कंपनी है, उन सब ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग हाउस चाइना के अंदर लगाए हुए थे। क्यों लगाए हुए थे? क्योंकि चाइना एक ग्लोबल फैक्ट्री बन गया था। चाइना ने अपने बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े क्लस्टर बना दिए, बड़े बड़े हब बना दिए। उन हब के अंदर, उन क्लस्टर के अंदर, जैसे एक क्लस्टर बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स का, उस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लस्टर के अंदर जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बनवाना हो, उसको एक छत के नीचे वहीं पर डिजाइनर मिल जाएगा, वहीं पर टूल एंड डाई वाला मिल जाएगा, वहीं पर मोल्ड बनाने वाला मिल जाएगा, वहीं पर उसको असेंबल करने वाला मिल जाएगा, वहीं पर उसकी एसेसरीज मिल जाएंगी, वहीं पर उसको लेबर मिल जाएगी सस्ती, वहीं पर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, वहीं पर उसको पैकेजिंग का आइटम मिल जाएगा। वहीं से वो पूरी दुनिया में जहां चाहे वहां डिलीवरी प्राप्त कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाएगी। और वहां उसको बनवाते हुए किसी भी
प्रकार के लेबर लॉ के, किसी भी प्रकार के कानून की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे क्लस्टर, ऐसे हब बनाए हैं चाइना ने स्वदेशी के। चाइना ने अपने देश को उन्नत उठाने के लिए अपने देश के अंदर निर्माण को महत्व दिया, मैन्युफैक्चरिंग को महत्व दिया, प्रोडक्शन को महत्व दिया। तो आज चाइना वर्ल्ड पावर, ग्लोबल लीडर की भूमिका में सेकंड नंबर के ऊपर आ चुका है। तो चाइना का एक सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए उसने एक योजना बनाई है। और चाइना, मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी कि आज चाइना, दुनिया के अंदर जो 5 बड़े बैंक हैं उसमें से 4 चाइना के हैं। चाइना का सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना पूरी दुनिया का 2017 के बाद सबसे अमीर बैंक है। चाइना के पास $3 ट्रिलियन का फॉरेन रिजर्व है। इतना रिजर्व दुनिया के कई देशों को मिलाकर नहीं है। यूएसए के पास इतना रिजर्व नहीं है। चाइना ने एशिया से लेकर यूरोपिया के बड़े बड़े बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके वहां अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। चाइना के अंदर हम अगर पूरी वर्ल्ड की कंपनियों की बात करें तो 500 वर्ल्ड की जो टॉप कंपनियां हैं उसमें से 116 चाइना की हैं। सरकारी कंपनियां, जो दुनिया की 10 बड़ी सरकारी कंपनियां हैं उसमें से 5 चाइना की हैं। ये चाइना ने इन 1978 के बाद आज तक किया है। और चाइना के अंदर हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि चाइना के अंदर कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, चाइना के अंदर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, चाइना के अंदर कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं है, चाइना के अंदर कोई मीडिया हाउस नहीं है, चाइना के अंदर कोई अपोजिशन नहीं है, कोई विपक्ष की कोई पार्टी नहीं है जो किसी शी जिनपिंग या शी जिनपिंग की पार्टी के नेतृत्व पर, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर आरोप लगा सके, उसके बारे में आवाज उठा सके। तो नवंबर में यह वायरस बनाया गया। 31 दिसंबर को डब्ल्यूएचओ को खबर दी गई। 31 दिसंबर के बाद डब्ल्यूएचओ सोया रहा। 23 जनवरी तक बहुत से लोग वुहान से बाहर गए, चाइना से बाहर गए। 23 जनवरी को वुहान का लॉकडाउन होता है। वुहान का लॉकडाउन होने के बाद वुहान से चाइना के किसी भी शहर में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, ना शंघाई जा सकता, ना बीजिंग जा सकता, ना पड़ोस के किसी और शहर में जा सकता, उसको पूरा लॉकडाउन है। लेकिन वुहान से इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने की आजादी चाइना तभी भी देता है ताकि पूरी दुनिया में संक्रमण यदि नहीं पहुंचा है तो अच्छे से वो संक्रमण पहुंच जाए। और पूरी दुनिया में संक्रमण पहुंचने के बाद भी फरवरी तक, 11 फरवरी तक डब्ल्यूएचओ कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, कोई फ्लाइट के ऊपर रोक नहीं लगाता। इवन जनवरी के लास्ट वीक तक तो डब्ल्यूएचओ एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीनिंग करने के लिए कि एयरपोर्ट के ऊपर जांच कर लें किसी को खांसी तो नहीं है, किसी को जुकाम तो नहीं है, किसी का बुखार तो नहीं है, उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं करता। ये गाइडलाइन जारी होती है मार्च के शुरू में। मार्च के शुरू में और फरवरी के अंत में एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीनिंग शुरू की जाती है। तब तक, फरवरी के अंत तक, ये वायरस 150 से अधिक देशों में पहुंच जाता है। और जब ये सुनिश्चित हो जाता है, शी जिनपिंग और मिस्टर टेड्रोस जो डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं, दोनों को जब कंफर्म हो जाता है कि अब पूरी दुनिया में ये वायरस पहुंच चुका है, उसके बाद 12 मार्च को इसको महामारी घोषित किया जाता है। और महामारी घोषित करने के बाद पूरी दुनिया में यह बहुत अच्छे से फैल चुका होता है। और दुनिया के लोग जो अभी तक चाइना के ऊपर आरोप नहीं लगाते, 25 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर आरोप लगाते हैं कि यह वायरस लैब में बनाया गया है। यह वायरस चाइना के शी जिनपिंग ने, चाइना की पार्टी ने तैयार किया है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए। ट्रंप जब यह आरोप लगाते हैं इस वायरस को, वो कोरोना वायरस की जगह, कोविड वायरस की जगह वो कहते हैं कि ये चाइनीज वायरस है, ये वुहान वायरस है, तो पूरा चीन तिलमिला जाता है। चीन इसके लिए अपनी गहरी आपत्ति दर्ज करवाता है। वो कहता है कि ये हमारे ऊपर आरोप है, ये नस्ल भेद है, ये हमारे एशिया के साथ, हमारे चाइना के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, आप अपने शब्द को वापस लीजिए। पूरी दुनिया में इस बात को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका है, चाइना पूरी दुनिया में अपने एजेंट्स को, अपने एम्बेसडर को, अपने दूतावासों को सक्रिय करता है। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर कई देशों में खुद फोन करता है, भारत के विदेश मंत्री को खुद फोन करता है। चाइना द्वारा पोषित मीडिया, जैसे भारत के अंदर भी ऐसे कुछ मीडिया हाउस हैं जिनको डिग्री देने का काम चाइना के विश्वविद्यालयों ने किया है। चाइना अपने पेरोल के ऊपर दूसरे देशों के लोगों को रखता है। यूके में ऐसे साइंटिस्ट को पकड़ा गया जो साइंटिस्ट सेल लाइन ट्रायल कर रहे थे कि एक सेल के अंदर जाकर वायरस कैसे काम करता है, किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म काम करता है, कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, किस प्रकार से वायरस मल्टीप्लाई करता है। इन सारी चीजों के लिए एक वैज्ञानिक जो वहां के एक लैब में रिसर्च कर रहा था, उसको अभी पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप
यूके की सरकार से तो $20,000 की सैलरी ले रहे हैं, $50,000 की सैलरी आप चाइना से ले रहे हैं, और जो हमारे यहाँ रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट आप चाइना को देने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे आरोपों के साथ कई साइंटिस्ट को यूके में, यूएसए में पकड़ा गया है। अब आप चाइना की मोनोपोली देखिए, चाइना का षड्यंत्र देखिए। ये वायरस आदमी से आदमी के बीच में फैलता है। ये खबर ताइवान को है, छोटे छोटे देशों को है, चाइना को है, लेकिन WHO इस खबर को पूरे फरवरी महीने तक भी नहीं बताता, ताकि लोग मास्क लगाएं या अपना बचाव करें, ताकि लोग एक दूसरे से दूरी रखें, ताकि लोग पब्लिकली ट्रैवल ना करें, पब्लिकली ट्रांसपोर्टेशन को, पब्लिक गैदरिंग को बैन किया जाए, रोका जा सके। उसके ऊपर कोई गाइडलाइन WHO जारी नहीं करता। WHO स्पष्ट हो जाता है कि चीन की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। अब मैं आपको जनवरी और फरवरी में ले जाना चाहता हूं, मैं मार्च के फर्स्ट वीक में ले जाना चाहता हूं। 12 मार्च को होली आने वाली है। होली के ऊपर भारत में बहुत सा रंग, बहुत सा गुलाल, बहुत से गुब्बारे, बहुत सी पिचकारियां, बहुत सा सामान इंपोर्ट किया जाता है। उसके ऑर्डर दिसंबर में और जनवरी में दिए जाते हैं, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। फिर कंटेनर्स में वो सामान दिल्ली के बड़े थोक विक्रेताओं के पास आता है, उससे फिर वो लोकल मार्केट में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है। जिन लोगों ने दिसंबर में, नवंबर में अपने ऑर्डर चीन में गुब्बारों और पिचकारियों के दिए थे, जनवरी और फरवरी में वुहान की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपने लाखों और करोड़ों रुपए के ऑर्डर कैंसिल कर दिए कि अब चाइना की कोई पिचकारी खरीदना नहीं चाहता, चाइना की बना हुआ कोई गुब्बारा खरीदना नहीं चाहता, चाइना का बना हुआ कोई आइटम व्यक्ति टच नहीं करना चाहता, क्योंकि वो वायरस से डरे हुए हैं। एक बार ऐसा लगा था कि चाइना बैठ गया, चाइना घुटनों पर आ गया। अब चाइना के पास कोई रास्ता नहीं, अब चाइना किसी भी प्रकार से बच नहीं सकता। आज का सिनेरियो देखिए, आज कल्पना करके देखिए, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, चाइना खुला हुआ है। पूरी दुनिया को सामान चाहिए तो किससे मिलेगा? चाइना से मिलेगा। आज कोई बात नहीं कर रहा कि ये वायरस चाइना से फैला था इसलिए हमें वुहान का कोई सामान, चाइना का कोई सामान नहीं चाहिए। आज अमेरिका घुटनों पर है। अमेरिका को वेंटिलेटर चाहिए तो चाइना देने वाला है, अमेरिका को मास्क चाहिए तो चाइना देने वाला है, अमेरिका को पर्सनल प्रोटेक्टिव किट चाहिए तो चाइना देने वाला है, अमेरिका को ग्लव चाहिए तो चाइना देने वाला है, अमेरिका को टेस्टिंग किट चाहिए, रैपिड टेस्टिंग किट चाहिए तो चाइना देने वाला है, अमेरिका को दवाइयां चाहिए तो वो चाइना देने वाला है। और यही हाल यूके का है, यही स्पेन का है, यही कनाडा का है, यही इटली का है, यही जर्मनी का है, यही फ्रांस का है, यही ईरान का है। और तो और हमें भी मजबूर होकर रैपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर 30 मार्च को चाइना को देना पड़ा कि हमें 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट दे दीजिए, पीपीई दे दीजिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे दीजिए। चाइना ने जो हमने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को कैंसिल करके हमारा सामान जो जहाज में लदा हुआ था, जो नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था बीजिंग से, उस विमान की डायरेक्शन बदल दी। उस विमान को दिल्ली की जगह उसने दूसरे देश की ओर मोड़ दिया, क्योंकि दूसरे देश ने ज्यादा पैसे दे दिए। अब मैं आपको फिर फरवरी और जनवरी में लेकर जाता हूं। जनवरी और फरवरी में जब ये वायरस फैला हुआ था, तो इस वायरस के कारण अब देखिए पूरी दुनिया में अमेरिका का झंडा चाइना बना रहा है। पूरी दुनिया में जितनी दवाइयां बनती हैं, जितना साल्ट बनता है, जितना रॉ मटेरियल आता है, वो चाइना सप्लाई करने का काम करता है। अपने भारत में जो कपड़ा बनता है उसका धागा चाइना सप्लाई करता है, कपड़ा चाइना सप्लाई करता है, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनते हैं वो चाइना सप्लाई करता है, जितने सीसीटीवी कैमरे बनते हैं चाइना सप्लाई करता है, स्टील बनता है वो चाइना सप्लाई करता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट चाइना सप्लाई करता है। और मेडिकल में देखिए, भारत को पूरी दुनिया में दवाइयों की फार्मा ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, कि भारत पूरी दुनिया में दवाइयों की फैक्ट्री है। पूरी दुनिया में जितनी दवाई लगती हैं उसमें सब देशों से ज्यादा भारत की भूमिका रहती है। भारत के अंदर दवाइयां फिनिश तो बनती हैं, ब्रांडेड जेनरिक दवाइयां बनती हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में दवाइयों का रॉ मटेरियल, जिसको एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, एपीआई, जिसको बल्क बोला जाता है, मतलब दवाई जो बनती है उसका बल्क मटेरियल, उसका रॉ मटेरियल, वो 80 से 90% चाइना से आता है। हमारी जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनका बल्क, उनका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। चाइना यदि रॉ मटेरियल नहीं दे तो हमारे भारत के अंदर दवाइयां नहीं बन सकती। तो चाइना पूरी दुनिया को सप्लाई करने का काम करता है। मास्क सबसे ज्यादा वही बनाता है, दवाइयां वही बनाता है, पीपी वही बनाता है। अब जनवरी और फरवरी में चाइना ने क्या किया? जनवरी में जब उसको पता था कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में हमें लॉकडाउन करना है, और अंतिम हफ्ते में जब उसको पता था कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैलेगा, पूरी दुनिया घुटनों में आएगा, तो चाइना ने पूरी दुनिया में, जैसे इटली में 4 लाख चाइनीज रहते हैं, जैसे यूएसए में 4 लाख चाइनीज रहते हैं, स्पेन में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, इन सारे देशों में अपने चाइनीज लोगों को उन्होंने मैसेज दिया,
और मैसेज देकर यह कहा कि इन देशों में जहां कहीं आपको मास्क मिले, पीपी मिले, जहां कहीं आपको किट मिले, जहां कहीं आपको मेडिकल के ऐसे इक्विपमेंट जो इस महामारी में काम आते हैं उनको खरीद लो, उनको चाइना भेज दो, क्योंकि चाइना में वायरस का अटैक हो गया है। पूरी दुनिया से मास्क खरीदकर, पीपी खरीदकर, टेस्टिंग किट खरीदकर पूरी दुनिया में पहले ही कम है। फर्ज कीजिए कि पूरी दुनिया एक गांव की तरह है, उस गांव में 100 मास्क लगते हैं और 100 मास्क में से 50 मास्क बनाने का काम गांव का एक मोहल्ला करता है। गांव के बाकी सारे 199 घर या मोहल्ले वो बाकी 50 मास्क बनाते हैं। अब उस घर ने अपने लोगों को कहा कि जितने अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग देशों में जितने मास्क हैं उनको खरीद लीजिए। तो बाकी 50 मास्क के अंदर भी 45 मास्क चाइना के लोगों ने खरीदकर चाइना के अंदर भेज दिए। जनवरी और फरवरी के कस्टम के डाटा ये बताते हैं कि चाइना के अंदर 200 करोड़ मास्क आए। चाइना के पास पहले से 150-200 करोड़ मास्क हैं, 140 करोड़ की उसकी आबादी है, 200 करोड़ मास्क उसने और मंगवा लिए। तो आप साजिश देखिए, क्या उसको जनवरी में पता था कि मुझे मास्क का स्टोर करके रखना है? उस समय जब रेट मास्क का मान लीजिए 100 रुपए था, चाइना ने कहा 125 रुपए में भी मिले तो भी खरीद कर रख लो, और आज वही मास्क 500 रुपए का बिक रहा है। और उनको बेचते हुए चाइना पैसा एडवांस ले रहा है। एडवांस लेकर भी डिलीवरी नहीं देता, वो कहता कि मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं, आप अपना कार्गो भेजोगे तो आपको मिलेगा। पूरी दुनिया में मारामारी मची रही है। स्पेन का माल जाने वाला था, वो तुर्की की पोर्ट के पास से निकला तो तुर्की ने उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। किसी देश का हवाई जहाज मेडिकल इक्विपमेंट लेकर गुजरता है तो देशों के अंदर मारामारी कैसी है कि बीच का कोई देश जहां पर वो तेल लेने के लिए उतरा, उस तेल लेने वाले देश के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर उसको रोक लिया और उसको कहा, उसको लूट लिया। एक तरीके से 15वीं शताब्दी के अंदर जो समुद्र में लूटपाट होती थी व्यापारियों की, वैसी लूटपाट की स्थिति चाइना ने पूरी दुनिया के सामने पेश कर दी। आज पूरी दुनिया लॉकडाउन है, पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद रही हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन है, लेकिन चाइना की फैक्ट्रियां चल रही हैं, चाइना के पास गोदाम भरे हुए हैं। पूरी दुनिया से कोई सामान खरीदने वाला नहीं है, कोई ट्रेवल करने वाला नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया चाइना के सामने गिड़गिड़ा रही है कि हमें मास्क दे दीजिए, हमें पीपी दे दीजिए, हमें ग्लव्स दे दीजिए, हमें वेंटिलेटर दे दीजिए, हमें मेडिकल इक्विपमेंट दे दीजिए, मेडिकल एसेसरीज दे दीजिए, हमें रैपिड टेस्टिंग किट दे दीजिए। ये पूरी दुनिया में चल रहा है। चाइना के बारे में जहां हम सोचते थे कि फरवरी और मार्च में कि चाइना की इकोनॉमी बैठ जाएगी, चाइना की इकोनॉमी बैठी नहीं। आज चाइना की इकोनॉमी बूम पर है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठी हुई है। केसेस की बात करें तो अकेले अमेरिका में, यदि मैं आज की बात नहीं करता, करंट की, कल तक की बात करूं तो 4.5 लाख से 5 लाख तक केस वहां पर आ चुके थे। वहां पर हजारों व्यक्ति मारे जा चुके थे, लगभग 45,000 व्यक्ति मारे जा चुके थे। और ट्रंप को यह कहना पड़ा पिछले हफ्ते कि यदि इस महामारी से केवल 1 से 2 लाख व्यक्ति मरते हैं तो हम ये मानेंगे कि हमने इस महामारी को अच्छा कंट्रोल कर दिया। तो पूरी दुनिया में लोग मारे, पूरी दुनिया में मास्क की किल्लत है। अभी यूके के लंदन के हॉस्पिटल की नर्स ने यह कहा कि हमारे वार्ड की 15 नर्स को कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास लगाने के लिए केवल पेपर टाइप का एक मास्क है, हमें पहनने के लिए एप्रन नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट नहीं है, हम अपने आप को कवर कर सकें वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। और मास्क भी हमें बार बार पहनना पड़ता है। हम एक मास्क को पहने, एक शिफ्ट के बाद उसको डाल दें, उसको रीयूज करना पड़ता है। ऐसी स्थिति जब यूके की, यूएसए की, इटली की, जिनके हेल्थ सिस्टम की बात की जाए तो पूरी दुनिया के टॉप मोस्ट 5 देशों में जिनका हेल्थ सिस्टम आता है, जिनके पास अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे बेड हैं, अच्छी मशीनें हैं, अच्छे वेंटिलेटर हैं, अच्छी मेडिकल रिसर्च है, वो देश घुटनों के ऊपर आए हुए हैं।